ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि मैटर जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम बेसिकली मेजर कैसे करते हैं। कहीं पे हमको मैटर में वॉल्यूम मेजर करना रहता है, कहीं पे हमको आपका एरिया मेजर करना रहता है, तो कैसे हम बेसिकली कहीं पे मास मेजर करना रहता है। सो वी हैव टू बेसिकली हैव डिफरेंट टेक्निक्स इन विच वी मेजर मैटर। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम का साइज, मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, वैलेंसी एंड रेडिकल्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस हम देखेंगे। So laws of chemical combination. Scientists studied the change in composition of substances used and formed during chemical reactions and discovered the laws of chemical combination. On the basis of Dalton's atomic theory and laws of chemical combination, scientists could then write molecular formula of various. तो पहला आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है भाई साहब? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है? ठीक है, जब कोई रिएक्शन होता है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर व्हाट डज इट स्टेट? ये भाई साहब ये बताता है कि ना ही मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई एंटोनी लेवोसियर। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपके जो रिएक्टेंट्स के मास होंगे वो हमेशा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे। ठीक है, सो वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ। तो समझ लो भाई साहब, अगर आपने सब लोग तीन तीन करके क्यों बैठ रहे भाई साहब? मेरे यहाँ पे कैमरा में ब्लॉक होता है, दो दो करके बैठिए ना, जगह है ना अभी, प्लीज सेटल डाउन। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो अभी देखो यहाँ पे समझो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का आपने मास लिया, इस रिएक्टेंट्स का अभी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट्स आपके कवर्ड होने चाहिए, दे शुड बी कवर्ड। मतलब रिएक्शन में अगर कोई गैशियस प्रोडक्ट बन रहा है, अगेन अगर रिएक्शन में कोई गैशियस प्रोडक्ट बन रहा है, इट शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के साइड से एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने भाई साहब इसका रिएक्टेंट्स का मास लिया, यहाँ पे जो भी रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट्स बने, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो हमने क्या किया, इसके साथ इसको मिक्स कर दिया, एक अलग प्रोडक्ट बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना, अगर आपने जो भी गैस फॉर्म हुआ है या जो भी हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपने एस्केप नहीं करने दिया तो प्रोडक्ट का जो मास आएगा और रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो सेम होगा। सपोजिटली यहाँ पे 74 ग्राम्स आपके रिएक्टेंट्स में है, वही 74 ग्राम्स आपके प्रोडक्ट्स में भी होंगे। ठीक है, तो इसको और करेक्ट तरीके से अगर हम लिखें तो वो ये होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट्स को हम साइट ऑफ द रिएक्शन से एस्केप नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है ये? तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। So verification of the law, reaction between 57 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 56 आपका भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड है और 3 ग्राम ऑफ वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water producing hissing sound and the conical flask becomes hot. The mass of the substance formed was 74 grams। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वाटर रखा हुआ है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने उलट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का बहुत हैवी रिएक्शन होता है। What is actually formed? What is actually formed, people? सो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा बच्चा पार्टी? अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, इफ वी आर बेसिकली ट्रीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, ये क्या बनाएगा भाई साहब? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होगी, तो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो पेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली करते क्या है, पहले चूने को पानी में घोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी रहेगा उसमें चूने को घोलेंगे और उसमें फिर जो भी कलर चाहिए वो मिक्स कर देंगे। ठीक है, वट एवर कलर इज देयर दैट विल बी मिक्सड। ठीक है,
ओके पीपल, सो व्हाट वाज हियर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसका भाई साहब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है। जो लोग भी पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं उनको भाई साहब थोड़ा सा प्लास्टिक वगैरह अगर हाथ में नहीं पहनेंगे वो, तो उसके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो हीट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो लोग पान वगैरह खाते हैं ज़्यादा करके चूना लगा कर, ठीक है, आप तो चूना स्टडीज़ में लगाते हैं, है ना, ठीक है, तो जो लोग पान वगैरह खाते हैं चूना लगाकर, उनके भी ज़बान पे होल्स आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर टेस्ट बर्ड्स में से उनका भाई साहब टेस्ट जाता रहेगा। ठीक है, सो क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है। ठीक है, और इसको साथ जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, दिस इज़ द रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ ही साथ बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, आप पानी में अगर चूने को घोलेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब हीट इवॉल्व हो रहा है, काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, सो तो यहाँ पे भाई साहब क्या है कि अगर हमने 56 ग्राम लिया किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, और 18 ग्राम लिया वाटर का, तो आपका बताइए मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना हो गया, 74। ठीक है, 74। यहाँ पे भाई साहब क्या, यहाँ पे तो आपका कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें गैस इवॉल्व होता है। अगर गैस इवॉल्व होता है, सो दीज गैसियस प्रोडक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन। ये जो साइट है इसको मतलब आपको कवर करके रखना पड़ेगा। अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको ये लॉ बराबर ना मिले। ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा है भाई साहब, लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट डज इट स्टेट, it states that total mass of reactants will be equal to total mass of products. Total mass of reactants will be equal to total mass of products. एक यहाँ पे कंडीशन ये लगानी है आपको कि if the gaseous products, अगर भाई साहब प्रोडक्ट्स में से कुछ गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, these gaseous products should not be allowed to escape the site of reaction, तो भाई साहब आपके रिएक्शन के साइट को ये एस्केप नहीं करने चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, तो अगर कोई गैस, यहाँ पे तो फिलहाल कोई गैशियस प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है प्लस हीट, चूने का पानी मिल रहा है बेसिकली आपको। ये जो आप वाइट वॉशिंग करते हैं, जो पेंटिंग होती है दीवालों पे, वो इसी से होती है। मतलब वो वाइट सोल्यूशन बनता है, लेकिन उसमें हम कोई, जैसे अगर आपको येलो पेंट करना है तो येलो आपने डाल दिया, आपने क्या कहते हैं ब्लू करना है तो ब्लू डाल दिया, वो कलर आपने डाल दिया। ठीक है, एक्चुअली आप चूना ही पोत रहे हैं। ठीक है, आपने दीवालों पे जो पोतते हैं आप, वो चूना ही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। सिंपल वाइट वॉशिंग जो होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन है ये। ठीक है, और हीट इवॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे हमको केमिकल रिएक्शन से मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि भाई साहब आपका जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हेन वी आर having a chemical reaction that is taking place, you will always find that the total mass of the reactants will be equal to the total mass of the products, and that is the first law. ठीक है, law of conservation of matter. So reaction between 56 gram of calcium oxide and 18 gram of water. Calcium oxide reacts vigorously, बहुत जोर से रिएक्शन होगा, मतलब ऐसा आपको दिखेगा वैसा वो खोल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, with water producing hissing sound and the conical flash becomes hot. क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीपल? अ रिएक्शन विच इवॉल्व्स हीट। ठीक है, अ रिएक्शन विच कंज्यूम्स हीट, जिसको हीट देना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन विच इवॉल्व्स हीट, हीट इवॉल्व होता है, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड विल बी हाउ मच, 74 ग्राम्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ। तो अगर आप देखो भाई साहब, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यहाँ पे भाई साहब सोडियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। लेट्स से आपने यहाँ पे देखो, हर रिएक्शन में आपको दिखेगा, देखो ऐसा आपका स्टॉप कॉक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गैस इवॉल्व होता है तो वो जाने ना पाए। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर 300.23 ग्राम्स है, ठीक है, आपने वेट में मेजर किया इसको, ये सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये वैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर्म। ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई साहब, ठीक है, इट इज बेसिकली। तो आप क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब में भाई साहब आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है, और यहाँ भाई साहब क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। अभी आपने क्या किया, ट्यूब को उलट दिया तो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है, पहले नहीं मिक्स हो रहा था, अभी जैसे आपने ट्यूब को उलट दिया तो सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद आप इसको स्टेबल रखिए, आपके अलग प्रोडक्ट्स बन गए हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, द मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन विल बी द सेम। तो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, तो आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, दस द केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इससे एक बार देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड हियर। अरे यार, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए जो आपका केमिकल रिएक्शन है, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट का भाई साहब है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रही है बोलो, कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है ये, और कैल्शियम क्लोराइड, सो दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल, सोडियम sulfate, this is sodium sulfate and this is calcium chloride, calcium chloride, इन दोनों का भाई साहब रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस आपका CaSO4। अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे भाई साहब। यहाँ पे क्या है, Na2 है, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, Na1, तो आप इसको भाई साहब अगर 2 कर देते हो, अब देख लो भाई साहब, ठीक है, तो कितना है Na2, Na 2 हो गया भाई साहब, Cl का कितना दिख रहा है, 2 एटम्स, Cl2 बैलेंस, SO4 कितना दिख रहा है, 1, SO4 भाई साहब 1, कैल्शियम कितना दिख रहा है आपका, एक परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है ये, ठीक है, ओके। ये सोडियम क्लोराइड बेसिकली सॉल्ट है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एक्वस सोल्यूशन, ये आपका हो गया एक्वस सोल्यूशन, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट हो गया, और ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या का होगा भाई साहब, कैल्शियम सल्फेट का बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब समझते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब जैसे समझो अगर आपने खौलते हुए दूध में अगर आपने नींबू निचोड़ दिया तो पनीर बन जाता है। पनीर का देखो, पनीर ऐसे तो सेटल डाउन होने लगेगा, ठीक है, तो पनीर जो नीचे सेटल डाउन होता रहता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो इनसोल्यूबल मटेरियल होता है किसी सॉल्वेंट में, वो नीचे जमा होने लगता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम कैसे दिखाते हैं, कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4PPT, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट। इट इज़ बेसिकली सेटलिंग डाउन, तो ये सेटलिंग डाउन हो जाएगा, इसमें क्लियर सोल्यूशन मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, और ये कैल्शियम सल्फेट भाई साहब प्रेसिपिटेट होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमको बेसिकली केमिकल रिएक्शन से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मतलब है। तो अगर इस पूरे का मास जैसे इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया है, कितना आया 300.23 ग्राम्स, तो इस पूरे का मास, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसका मास भी आपको कितना आएगा भाई साहब 300.23 ग्राम्स, ठीक है। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गेटिंग वेरीफाइड विच स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन total mass of reactants is equal to total mass of products. Total mass of reactants will be equal to total mass of products. Are we getting this people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इफ यू आर नॉट अलाउिंग द गैसियस प्रोडक्ट्स इफ दे आर इवॉल्व, यहाँ पे तो जो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें गैस नहीं इवॉल्व हो रहा है, कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर कोई गैस इवॉल्व होता है तो उसको अगर आप साइट ऑफ द रिएक्शन से एस्केप नहीं करने देते हैं, मतलब हमेशा आपको इस लॉ को प्रूव करने के लिए इसको भाई साहब क्लोज रखना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू इंश्योर दैट any product which is in the gaseous form is not escaping the site of reaction। जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है वहाँ से वो भाई साहब बाहर नहीं निकला है, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कहीं भी गैस इवॉल्व हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली भाई साहब ये वाला वेट इससे कम आएगा, ठीक है। चांसेस वुड बी दैट, चांसेस क्या वही होगा, ठीक है। अगर समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया, समझ लो भाई साहब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया या ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गया और उसको आपने जाने दिया, ठीक है, बीइंग अ गैस इफ इट इज अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ द रिएक्शन देन डेफिनेटली द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी लेसर देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। एनी क्वेश्चन सा? नो क्वेश्चन सा? द सो लॉ ऑफ, अभी आते हैं हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इट वाज स्टेटेड बाय जे.एल. प्राउस्ट, द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन वेरियस सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। वाटर का फॉर्मूला क्या है? हाँ, H3O नहीं है या H2O2 नहीं है, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? धन्य हो भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं मालूम? हाँ, सी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, हाँ, धन्य हो भाई साहब, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बोल पा रहे हो? CO2, H2O, CO2। तो आप देखोगे भाई साहब कहीं से भी हम वाटर को लाएं, इट विल ऑलवेज हैव H2O2 एज ए प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जैसे इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, दे आर कंबाइनिंग इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड, अगर भाई साहब एलिमेंट्स का, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसे वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म कंपाउंड्स दे विल ऑलवेज डू इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये भाई साहब हमेशा सेम रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड दे विल ऑलवेज डू इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन आपका सेम रहने वाला है या फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। द प्रोपोर्शन वर वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन वेरियस सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल, द प्रोपोर्शन बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स इज 1:8, ठीक है। अभी अगर प्योर वाटर आप ला रहे हैं, चाहे भाई साहब वो टैप वाटर हो, चाहे भाई साहब आपका नदी से पानी उठाकर ला रहे हो, समुंदर से पानी उठाकर ला रहे हो, जहाँ से भी पानी उठाकर ला रहे हो, अगर वो प्योर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वाटर में वो कितना होगा? 1:8। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? सो लेट्स लुक एट इट। आपका एटॉमिक वेट बोल के कुछ होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। अरे यार, तो यहां पे देखो वाटर, वाटर कैसे बनता है? H2O। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ओए काव्या, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? बहुत बढ़िया। यहाँ तुम लोगों को ना दूर दूर से पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, ये पूरा गैंग ना भाई साहब नीचे रहता ही रहेगा अभी। देयर इज जस्ट नो वे, तुम लोग कोई ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में हो भाई साहब। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हो भाई साहब, कोई 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा? मतलब तुम सच सच बताओ तुम्हारा कितना रहता है स्टडी आवर्स, कितना रहता है? झूठ मत बोलना। वो जो स्कूल में जो मिलता है उसको लिखने वाला कार्यक्रम पढ़ाई का कार्यक्रम नहीं होता है। आई डोंट कंसिडर दैट टू बी स्टडीज, दैट इज जस्ट टू फिल अ गैप। आप सच सच बताओ कितना कितना घंटा पढ़ती हो आप? सच सच बताना एकदम। 2.5, 3.5, हाँ, 1 आवर डेली? मुझे शक है। आप 1 आवर डेली? अच्छा, मतलब अभी 1-1 घंटा ही चलेगा। अभी एक ने बोला 1 घंटा तो सब बोलेंगे 1 घंटा। मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता भाई साहब। आपका
पढ़ाई से कोई भी नाता रिश्ता है, एंड दैट्स वेरी सैड, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भाई साहब कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको हम ग्राम एटॉमिक मास में कंसिडर करेंगे तो चलिए 1 हो गया, ठीक है, ओके। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 16, ये हो गया 16 म्यू बोलते हैं हम इसको, म्यू मतलब हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 म्यू और 1 म्यू। अभी H2O है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, H2O का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O पीपल, H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 1 × 16, तो ये हो गया 2 + 16, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 2 हो गया और ये हो गया भाई साहब 16, है ना। तो H2O में H का मास कितना हो गया 2 और इसका मास कितना हो गया 16 म्यू, है ना। H2O में वाटर में भाई साहब H का मास कितना हो गया 2 म्यू और O का मास कितना हो गया 16 म्यू। अब आप इस रेशियो को, तो H का 2 म्यू हो गया इस टू O, इसका कितना हो गया भाई साहब 16 म्यू, तो म्यू म्यू कैंसिल भाई साहब 1:8, तो हमेशा 1:8 का प्रोपोर्शन होगा। सो प्योर वाटर, वेदर यू आर गेटिंग दिस वाटर फ्रॉम अ वेल, लेक, ocean, stream, wherever, if you are getting pure water it will always be in the combination of 1:8, ठीक है। मैं तो डाइज नहीं लगाता हूँ, दाढ़ी बाल सफ़ेद है तो है, लेकिन जो लोग डाइज लगाते हैं, अगर आप देखेंगे जो आपका ये हेयर कलरिंग डाइज जो होते हैं, ठीक है, इनमें आप अगर घर में आप देखोगे कोई अगर यूज़ करता रहेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पॉइजनस होता है, ठीक है। पॉइजनस क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं H2O2 और ये होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अगर आप कभी बार्बर शॉप में जाते हैं तो आप देखेंगे कोई अगर भाई साहब दाढ़ी उड़ी कलर करा रहा होगा तो उसको लोग बोलते हैं कि भाई जब तक सूख ना जाए मुंह मत खोलिएगा, इसको धोना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही मुंह खोलिएगा, क्योंकि वो अगर जाता है बॉडी में तो इट कैन कॉज पॉइजनिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइजन उसमें रहता है। तो आप समझिए कि अगर H2O है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:8 है, और H2O2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2:, ये कितना हो जाएगा बोलो 32, है कि नहीं। अभी 2 × 16 हो जाएगा, 2 × 1, तो ये कितना हो गया 1:16। तो यही रेशियो H2O2 में कितना हो गया बोलो 1:16 हो गया। जो 1:8 है रेशियो जिससे वाटर बन रहा है, वही सेम एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमारे लिए लाइफ सेवर है भाई साहब, बिना पानी के आप रह ही नहीं सकते, इट्स योर लाइफ, ठीक है। और दूसरा जो बन रहा है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है, लेकिन ये भाई साहब पॉइजन है, दिस इज पॉइजन, ऑलमोस्ट पॉइजन, इफ कंज्यूम्ड इन हाई क्वांटिटीज इट कैन प्रूव फेटल टू लाइफ, ठीक है। तो सिर्फ रेशियो के गड़बड़ी से, ठीक है, एटम्स के गड़बड़ी से भी नहीं, सिर्फ रेशियो के थोड़े से गड़बड़ी से आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन बाय वेट of the constituent elements in various samples of a compound is fixed। तो जैसे अगर वाटर में देखेंगे proportion by weight of hydrogen and oxygen is 1:8। अगर आप भाई साहब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आते हैं, proportion by weight of hydrogen and oxygen is 1:16। आर बी क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब CO2 होता है, और लालत है कि इसको मालूम नहीं है आपका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका कितना है, इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 × 16 दैट इज 32 एटॉमिक मास यूनिट। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, CO2 का रेशियो हो जाएगा भाई साहब 12:32, विच कैन बी 4 × 3 = 12, 3:8। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इसमें क्या है भाई साहब 3:8। हम लोग यहाँ पे सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर रहे हैं, क्या इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड है भाई साहब, वी ऑल आर एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस रूम विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट any animal or any living being would exhale out carbon dioxide, ठीक है, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली। अभी आप देखो यहाँ पे एक और गैस होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई साहब, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 60, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये हमारे लिए कोई जहरीला गैस नहीं है, येस इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, बट वी ऑल लिव इन दिस एटमॉस्फेयर, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर रहे हैं, वी आर नॉट डाइंग आउट ऑफ इट, राइट।
लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस। हाईली पॉइजनस मतलब इसमें मौत होना अनिवार्य है। अगर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ऐसे गाड़ी चलाकर सो जाते हैं भाई साहब एसी में, और ऐसा एक्सीडेंट्स बहुत बार हुआ है। कोई ड्राइवर है जो गाड़ी में एसी चलाकर सो गया है, और कभी कभी एसी के जो पाइप्स होते हैं, एक्चुअली वो पाइप्स में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। अगर आपने किसी एसी मैकेनिक को देखा रहेगा जो एसी ठीक करने आता है, लगभग उन लोग एक ऐसा सिलेंडर कैरी करते हैं अपने साथ। उस सिलेंडर से बेसिकली कभी कभी गैस पाइप में लीकेज हो जाता है, उसमें फिर से गैस भर देते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है अगर गैस लीकेज हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कूलेंट के हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो एसीज में से ये गैस अगर लीकेज हो गया, ये बंदा मर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एट मेनी टाइम्स दिस हैज़ हैपेंड कि भाई साहब गाड़ी में एसी लगाकर सो गया है बंदा एंड ही हैज़ बेसिकली डाइड। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एब्सोल्युटली एंड हार्मलेस गैस इन टर्म्स ऑफ बीइंग फेटल। हाँ, ये हार्मलेस पूरा भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में आता है, लेकिन वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, इट इज़ नॉट गोइंग टू चोक समबडी टू डेथ। ठीक है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस एंड इट कैन एक्चुअली चोक समबडी टू डेथ। तो आप देखो रेशियो जब 3:8 था बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट्स एन एब्सोल्युटली नॉर्मल गैस। लेकिन रेशियो थोड़ा सा बिगड़ गया, 3:4 हो गया। वही एलिमेंट्स हैं कार्बन और वही एलिमेंट ऑक्सीजन, 3:4 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, इट टर्न्स आउट टू बी अ हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, ये पॉइजनस क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, और ये हेमोग्लोबिन करता क्या है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। हमारा जो लंग्स हमारे जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, हेमोग्लोबिन भाई साहब ऑक्सीजन को चिपक जाता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी वुड नीड न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन टू परफॉर्म, क्योंकि उससे ही एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, अभी हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम ये है कि जितना उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइनिंग करने की एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब टेंडेंसी, उससे 200 गुना ज़्यादा उसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। ठीक है, मतलब अभी क्या होगा अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना बंद कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तड़ातड़ कंबाइन करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी ऑलमोस्ट 200 टाइम्स ज़्यादा है। द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मोर देन द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाट विल चोक अ पर्सन टू डेथ, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉइजनस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ हमारे लिए लाइफ सेवर है, ठीक है, और दूसरा वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमारे लिए पॉइजनस बन जाता है। एक चीज़ हमारे लिए मतलब नॉर्मल है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट, लेकिन दूसरा भाई साहब हमारे लिए पॉइजनस बन जाएगा। ठीक है, सो हर एक कंपाउंड एक स्पेसिफिक रेशियो से बना हुआ है ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। Every compound turns out to be made up of a specific ratio of combining elements. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay, the proportion of masses of hydrogen and oxygen, ठीक है, is 1:8. Copper oxide can be obtained. Decomposition of copper carbonate. Copper carbonate है भाई साहब, डिकम्पोजिशन हो रहा है इन बोथ द केसेस। तो आप कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज कर सकते हैं या कॉपर नाइट्रेट को डिकम्पोज कर सकते हैं, बोलो दोनों भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट और डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट है। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन कंटेन्स द सेम प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो आपका दो तरीके का डिकम्पोजिशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब भाई साहब ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम कॉपर कार्बोनेट का भाई, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, हैंग हो गया सिस्टम।
तो यहाँ पे देखो कॉपर कार्बोनेट है, इसका हम करा रहे हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब आप इसको हीट कर रहे हैं, वी आर बेसिकली हीटिंग इट। तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करना है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसको आपको बंद में करना पड़ेगा। एक्चुअली सबको ही सारे रिएक्शंस को ही बंद में कर पाओगे तो ही जाकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है। खैर यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है भाई साहब कि तो कोई भी दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं, whenever two elements are combining to form a product, that the ratio of the combining elements that is going to remain the same। तो यहाँ पे देखो हमारा ये था क्या भाई साहब, कॉपर कार्बोनेट, दिस वाज व्हाट, कॉपर कार्बोनेट, दिस वाज व्हाट, कॉपर कार्बोनेट। व्हाट डिड इट फॉर्म, इट इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड, एंड व्हाट एल्स पीपल, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड का सॉलिड रह जाएगा, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट किया है तो कॉपर ऑक्साइड का सॉलिड रह जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका इवॉल्व होगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको अगर हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है, तो देखो कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है 63.5 म्यू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 म्यू। तो कॉपर ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 63.5:16, 63.5:16। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूँ, ओके बहुत बढ़िया। ओके अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें, कॉपर ऑक्साइड हो गया ये 63.5, 63.5:16, 63.5:16, आर बी क्लियर 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 ऑन दिस वन, ओके। कॉपर नाइट्रेट में आते हैं हम, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। अभी कॉपर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा बोलो, CuNO32, CuNO32। इसको भाई साहब आप हीट कर रहे हो, इसको आप हीट कर रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है ये, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस, ठीक है, इसका भाई साहब और क्या क्या होगा NO2, ठीक है, NO2। ओके अभी NO2 यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, इसको बैलेंस करेंगे हम तो ये हो गया आपका 2NO2। तो इधर देखो आप ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, 6, यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 4, 2 4 6। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा भाई साहब आगे चलकर, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगा, ठीक है, 2 2 4 + 2 6, ये ऑक्सीजन 2 गैसेस इवॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे ये क्या है आपका कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, इसको आपने हीट किया भाई साहब, कॉपर नाइट्रेट को आपने हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहे हैं। ये वाला कॉपर ऑक्साइड किससे आया, किससे आया, कॉपर नाइट्रेट से। ये वाला कॉपर ऑक्साइड किससे आया, कॉपर कार्बोनेट से। दोनों भी कॉपर ऑक्साइड को जब आप एक्चुअली में देखोगे तो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, कॉपर और ऑक्सीजन का, दैट इज 63.5:16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे कंपाउंड आप कहीं से भी बना रहे हो, चाहे कंपाउंड आप कहीं से भी बना रहे हो, द प्रोपोर्शन इन विच द एलिमेंट्स हैव कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड कहाँ से मिला आपको, कॉपर कार्बोनेट को हीट करने से। यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्साइड कहाँ से मिला है आपको, कॉपर नाइट्रेट को हीट करने से। तो कॉपर कार्बोनेट को हीट करने से जो कॉपर ऑक्साइड मिला है और कॉपर नाइट्रेट को हीट करने से जो कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसका अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखोगे, रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स विच आर ओनली कॉपर एंड ऑक्सीजन, बोथ विल शो द सेम रेशियो ऑलमोस्ट 63.5:16, दोनों में ये सेम रेशियो होगा। तो व्हाट डज इट प्रूव, it proves that a compound irrespective of its source will always have the combining elements in the same proportion. A compound irrespective of its source, if it is in a pure format, will always have the combining elements in the same proportion. तो यहाँ पे combining elements का जो proportion रहेगा that is going to remain the same. That is called law of constant proportions, ठीक है। So ये है आपका law of constant proportion, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली देखो 16 4 जा 64 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 4:1, 4:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना होगा बताओ, इजी एकदम से इजी भाई साहब। ओए काव्या देखो देखो देखो, हाँ आप बताइए
हाँ, अरे 16 कैसे होगा भाई साहब, यहाँ पे देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना हो गया 18, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना होगा 18। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर, दे विल फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर। कौन से लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब, बट ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा H2O, तो H2O का मास कितना हो जाएगा 18। द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स इज हाउ मच। अभी तो देखा हमने 1:8, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड 1:8। अरे अब भी तो दिखाया मैंने, तुम लोग भाई साहब अटेंशन लेवल भाई साहब है नहीं, है ही नहीं, अटेंशन बोल के कुछ मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं आपके अंदर। देख रहे हो भाई साहब क्या क्या क्यों प्रूव किया मैंने यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड अब भी तो बताया मैंने, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 × 16 32, सो कितने का रेशियो आया 3:8। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड। उल्ट सुल्ट कुछ भी जवाब देना है, सोचना ही नहीं है। अरे भाई साहब कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे इसके 2 एटम्स हैं, तो 16 × 2 ये हो गया 32, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 12:32, 4 3 = 12, 4 8 = 32, तो ये कितना हो जाएगा 3:8, 3:8, ठीक है, क्लियर है, 3:8 हो गया भाई साहब ये 3:8। पीपल आपका अटेंशन लेवल कब, स्टेट वेयर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडेस्ट्रक्टिबल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये आपने 8th में पढ़ा हुआ है भाई साहब। डाल्टन ने एटॉमिक थियोरी दी थी और डाल्टन के हिसाब से एटॉमिक थियोरी में सिर्फ एक गलती थी कि उन्होंने इंडेस्ट्रक्टिबल कहा था, ऐसा नहीं है, हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। सो यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। एटम साइज एंड मास, तो एटम में भाई साहब होता क्या है, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट विल रिवॉल्व अराउंड द एटम। पहले वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद वाले शेल में क्या फॉर्मूला क्या है भाई साहब, इनको कोई समझाओ। अरे भाई साहब ये हो गया न्यूक्लियस, ओके तो देखो समझो, मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब 11, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, ये सब आप लोग 8th में कर चुके हैं। अगर सोडियम का हमने ऐसे लिखा 1123, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, हाँ मारूंगा ना एक एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होंगे ना। 12 कैसे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 आएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 23 - 11 दैट इज 12,
23 माइनस 11 दैट इज 12। किसी भी एटम में, तो हम किसी भी एटम को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे होता है इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। ये समझ लो एटम का जो भी सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। ये 11 और ये हो गया आपका 23, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। अगर एटॉमिक नंबर हो गया 11 तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11 दैट इज 12। आप सबके जीवन में क्या चल रहा है मुझे थोड़ा बहुत आभास है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है ना तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा, फिर मैं सबको इधर लगाऊंगा, वो सारी चीज़ें उठाऊंगा जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है और जो मैंने सुना है। वो हैंड्स प्रूव्ड केस कर रहे हो आप, वो हैंड्स प्रूव्ड हो रहा है। आपके बारे में मैंने जो भी सुन रखा है या जो भी देखा है वो हैंड्स प्रूव्ड हो रहा है। आप अगर ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बता पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। इस साल की पढ़ाई का पार्ट नहीं है, ये गए साल के पढ़ाई का पार्ट है। सो डेफिनेटली समथिंग इज वेरी मैजिकल विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ, सो दैट दिस टेक्स अ बैक सीट। और मेरा आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए तमाम उम्र पड़ी है। प्लीज़ लेट इट हैपन एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, नॉट नाउ। उसको बंद कीजिए और यहाँ पे, और आप बाखूबी समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सबकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे पास है यहाँ पे, उससे निकलिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान देने के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जिस पे आप अभी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बाद में टाइम मिलेगा, पूरी लाइफ पड़ी है उसमें। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इनसाइड दिस। यहां पे हो गया भाई साहब आपके प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स, है ना, 12 न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल वी कॉल दिस पीपल, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑलवेज सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज्ड, सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज, सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। और क्या भरा पड़ा है इसमें भाई साहब, प्रोटॉन्स भरा पड़ा है, तो प्रोटॉन्स अगर भरा पड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम बोलेंगे के शेल, एल शेल और एम शेल भी बोल सकते हैं, KLMNO। पहले वाले में आपके भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भरे जाएंगे भाई साहब कितने बचते हैं, 2 और 8 10 हो गए। आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कितने हैं, देखो 11, तो आपके पास कितने बचे 1, तो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो के शेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल की कैपेसिटी 18 है, लेकिन 18 आपके पास बचे नहीं है, 1 ही बचा है, तो वहाँ पे गया। तो आपका कैपेसिटी को कैसे डिटरमिन करते हैं पीपल, कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल, कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल, ये भाई साहब कितना होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर मतलब 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, पहला वाला ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई साहब, n की वैल्यू है 3। तो पहले वाले में 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, दूसरे वाले में 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8, तीसरे वाले में 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 9 2 18। तो इसी तरह से भाई साहब इसकी कैपेसिटी होती है। पहले वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, दूसरे वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, तीसरे वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, चौथे वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर गया 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हम भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं भर रहे हैं, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि भरने के लिए हमारे पास बचे ही नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, तो आपने 2 तो इधर भर दिए इसकी कैपेसिटी के मुताबिक,
और 8 इधर बढ़ दिए इसके कैपेसिटी के मुताबिक, तो बचा कितना आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपका अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ECB लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 8 and 1, 2 8 and 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भाई साहब कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो तमाम तरीक़ों से आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड आपको बेसिक्स आते हों, जो आपको नहीं आते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ है, ठीक है, यू आर सो बिजी विथ योर लाइव्स, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है भाई साहब, आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भाई साहब होते हैं न्यूट्रल, तो इसीलिए अगर आपका प्रोटॉन्स अंदर भरा है और प्रोटॉन्स का होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। द न्यूक्लियस विल ऑलवेज रिमेन एज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ये पूरा जो है यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जो रेडियस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। क्लियर है? ये आपका देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, दूसरे वाले शेल में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, और यहाँ पे तीसरे वाले में कितने हैं, 2। तो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एनीवन? 2 8 and 2, गुड, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैग्नीशियम में भाई साहब आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। सो द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली, तो न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपके पास न्यूक्लियस में भाई साहब हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता है और उसके साथ क्या है भाई साहब आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? साइज ऑफ द एटम, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, दैट इज नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁹ मीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? 10⁻⁻, क्योंकि बहुत छोटे यूनिट्स हैं ये, ठीक है, बहुत छोटे डिस्टेंसेस हैं। Atomic size and mass, comparing atomic sizes of different atoms, the atomic size depends on the number of orbits in the atom, ठीक है। Greater the number of orbits, the larger is the size. An atom of K is bigger than atom of Na. Why will this be? Okay, तो आप देखो यहाँ पे Na है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब K है, ठीक है। तो इसका 2 8 और 1 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, सोडियम का। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 1। अभी आप बोलोगे सर तीसरे ऑर्बिट में आपका कैपेसिटी कितना है, तीसरे ऑर्बिट में 18 है। तुम्हारे पास पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 10 18 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलो पहले ऑर्बिट में तुमने भरा 2, क्योंकि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 × 1 का स्क्वायर विच इज़ 2। दूसरे ऑर्बिट में तुमने भरा 8, क्यों, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 8, ठीक है। तीसरे ऑर्बिट में तुमने 8 और चौथे ऑर्बिट में 1, ये क्यों भरा, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, 3² × 2 दैट इज 18। तुम्हारे पास अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे थे, 9, तो तुमको पूरे 9 इसी में ठूंसने चाहिए थे, तो तुमने 8 और 1 क्यों ठूसा, ऐसा क्यों किया? तो आपका नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या हम बोलते हैं इसको बोलेंगे नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम
ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हम पेन अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, इस इज ऑल्सो नोन एज पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेन अल्टीमेट शेल, मतलब ये वाला जो लास्ट शेल है आपका, नेक्स्ट टू लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट टू लास्ट जो है वो उसमें आप 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे शेल होते थे तो आप यहाँ पे बिंदास 18 भर सकते थे, लेकिन ये आपका सेकेंड लास्ट शेल है या पेन अल्टीमेट शेल है, ठीक है, या नेक्स्ट टू लास्ट शेल है, इसमें आप 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। हालांकि इसकी कैपेसिटी कितने की है, 18 की है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड लास्ट शेल है या पेन अल्टीमेट शेल है या नेक्स्ट टू लास्ट शेल है, इसमें आप 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो ये नियम है, नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज पेन अल्टीमेट शेल cannot have more than 8 electrons. Are we clear to this one people? समझ में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सोडियम का पोटेशियम का कितना हो गया 2 8 8 1 और सोडियम का कितना हो गया भाई साहब, तो 2 8 1, इसका मतलब अगर मैं सोडियम का ड्रॉ करूं तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 शेल्स हो गए। यहाँ पे पोटेशियम को ड्रॉ करूँ अगर मैं, ठीक है, तो 1 और 2 ही शेल्स, ये पोटेशियम हो गया 3 सेल्स वाला, सोडियम हो गया 2 सेल्स वाला। किसका साइज़ बड़ा होगा? ऑब्वियसली भाई साहब पोटेशियम का साइज़ बड़ा होगा। पोटेशियम विल बी बिगर इन साइज देन सोडियम। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इन पोटेशियम इज मोर देन नंबर ऑफ शेल्स इन सोडियम, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इन सोडियम, नंबर ऑफ शेल्स इन पोटेशियम इज मोर देन द नंबर ऑफ शेल्स इन सोडियम। तो जितने ज़्यादा किसी एटम में शेल्स होंगे उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा, ठीक है। तो एटम में शेल्स, ठीक है, एटॉमिक शेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, एटॉमिक शेल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगर एटॉमिक शेल्स आपके बढ़ते हैं तो साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा, एटॉमिक शेल्स अगर आपके कम होते हैं तो साइज ऑफ एटम भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो यहाँ पे एटॉमिक साइज होता क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस, ये होता है आपका एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सो द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द एटम, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर इज द साइज। An atom of potassium is bigger than an atom of sodium. On comparing atoms having same number of orbits, the atom having the larger number of electrons in the outermost orbit is smaller. अभी इसका बताइए क्यों हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं भाई साहब आपका कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे आपका क्या है 281 है, ठीक है, सोडियम का। क्लोरीन का अगर हम ले लें तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा 287। तो यहाँ पे दोनों के भी कितने शेल्स हैं, 3, सोडियम के भी 3 शेल्स हैं और पोटेशियम के भी। तो आप बोलेंगे भाई साहब दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। द ऑन हैविंग द सेम नंबर ऑफ शेल, द एटम विच हैज़ लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल हैव अ स्मॉलर साइज दैन द एटम विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वॉट इज बीइंग सेड on comparing atoms having same number of orbits, the atom having larger number of electrons in the outermost orbit is smaller. So जिस एटम में भाई साहब larger number of electrons होगा वो smaller होगा। ये ऐसा क्यों होगा, मैं अभी आ रहा हूँ, जरा सोच कर बताइए, ठीक है। Okay, so on comparing atoms having same number of orbits, the atom having the larger number of electrons in the outermost orbit is smaller. जो एटम होता है वो लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने देखा कैसा लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट स्मॉलर क्यों होगा, वाई विल दिस बी पीपल। अभी तक कोई समझ पाया, जान पाया या इन्वेस्टिगेशन का कोई कोशिश कर पाया? नहीं। अरे भाई साहब क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या स्ट्रक्चर है 287, क्लोरीन का साइज सोडियम से स्मॉलर क्यों होगा, वाई विल दिस हैपन। देखो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लोरीन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कितने उसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स और इसके भाई साहब 17 न्यूट्रॉन्स हो गए, 18 न्यूट्रॉन्स हो गए।
क्योंकि क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या है भाई साहब, क्लोरीन है आपका 17 और ये हो गया 35, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए कितने भाई साहब आपके 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 माइनस 17 दैट इज 18, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स, और एक एक करके भाई साहब अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स इन द नंबर ऑफ शेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इन 7 इलेक्ट्रॉन्स पे इन 17 प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है, इन 17 प्रोटॉन्स का इन 7 इलेक्ट्रॉन्स पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई साहब, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय देम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज 17 प्रोटॉन्स, इन 17 प्रोटॉन से भाई साहब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी आते हैं हम भाई साहब इस पे, किस पे, सोडियम पे। तो सोडियम का कितना है भाई साहब आपका 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, क्यों, क्योंकि सोडियम का है आपका 11 और ये हो गया 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिस इज 11, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 न्यूट्रॉन्स हो गए, 11 प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे भाई साहब, देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका, 8 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इसका, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया भाई साहब, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है, क्लियर है। इस बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स लग रहा है, 11 प्रोटॉन्स इस 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई साहब प्रोटॉन्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो आपके 11 प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, और क्लोरीन में कितना था भाई साहब, 17 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है। 17 प्रोटॉन्स वर एक्चुअली पुलिंग बैक हाउ मेनी, 7 इलेक्ट्रॉन्स, here how many, 11 प्रोटॉन्स आर पुलिंग बैक 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, विच फोर्स विल बी मोर प्रीडोमिनेंट। अरे यार 17 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, ठीक है, 7 नेगेटिव, या आपका 11 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, कौन सा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, इट विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर फोर्स, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये वैसा कंडेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इन पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ना कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है। सो दिस इज एक्सपीरियंसिंग लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स, दिस इज एक्सपीरियंसिंग लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा आपका, रुकना, टाइम कहाँ हुआ है, ठीक है। सो 11 प्रोटॉन्स का 1 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, 17 प्रोटॉन्स का 7 इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ फार मोर। 17 प्रोटॉन्स का 7 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इज मच मोर देन 11 प्रोटॉन्स का 1 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दैट्स द रीजन size of chlorine atom, ठीक है, will be lesser than size of sodium atom, ठीक है। इसीलिए भाई साहब size of chlorine atom will be lesser than size of sodium atom। So on comparing atoms having same number of orbits, the atoms having the larger number of electrons in the outermost orbit is smaller. Example, an atom of magnesium is smaller than that of sodium. Okay, अभी यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, देखो सोडियम का भाई साहब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 1 है, और मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 2, ठीक है। सो अभी आप बताइए मुझे, यहाँ पे 2, 8 और 2 है, और यहाँ पे 2, 8 और 1 है, किसका साइज ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। साइज ऑफ मैग्नीशियम विल बी स्मॉलर देन साइज ऑफ सोडियम,
size of magnesium will be smaller than size of sodium. Are we clear on this one, people? Size of magnesium will be smaller than size of sodium because magnesium has greater number of electrons than sodium. ठीक है, जितना ज़्यादा लास्ट ऑर्बिट में, अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं भाई साहब 3, इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं भाई साहब 3, किसमें लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम में लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो साइज ऑफ मैग्नीशियम विल बी लेसर देन साइज ऑफ सोडियम. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम होता क्या है भाई साहब? द मास ऑफ द न्यूक्लियस. बेसिकली इट इज mass of the number of protons plus mass of the number of neutrons. So number of protons plus number of neutrons का mass of an atom होता है. Proton and neutrons are together called as nucleons. As an atom is very tiny, reference atom was required for expressing the relative mass of an atom. देखो इसको ऐसे समझो कि आप समझ लो दुकान पे जाते हैं और आपको काम दिया गया है कि 1 किलो शक्कर लेकर आओ. तो ये 1 किलो शक्कर है, मतलब मैं यहाँ पे तराजू की बात कर रहा हूँ, जो आपका अभी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. तराजू कैसे होता है भाई साहब? आप शक्कर इधर डालते हैं और जो दुकानदार होता है वो इस तरफ क्या डालता है? इस तरफ भाई साहब लोहे का बट्टा डालता है 1 किलो का. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो आप जो वेट है वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? दिस 1 kg ऑफ शुगर इज बीइंग कंपेयर टू 1 kg ऑफ आयरन, है ना भाई साहब? कंपैरिजन यही हो गया. तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट माना है, जितना मटेरियल या मास 1 kg ऑफ आयरन का है उतना ही शक्कर आप भाई साहब ले रहे हैं. ठीक है, ऐसा तो नहीं कुछ और चीज़ ले रहे हैं आप. ठीक है, तो आपने भाई साहब इसको कैसे तराजू में तोला हुआ है. तराजू में आप क्या कर रहे हैं? 1 kg आयरन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, 1 kg पानी या 1 kg पत्थर के साथ नहीं, 1 kg आयरन के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप. तो इसी तरह से अगर हमको जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को लेना है तो हमने भी एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, वो किसका? कार्बन का. ठीक है, द रिलेटिव मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स केम टू बी फ्रैक्शनल. ठीक है, तो इनिशियली हमने हाइड्रोजन को चुना था, लेकिन हाइड्रोजन जो है कंपैरेटिवली मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के फ्रैक्शनल आ रहे थे. तो अभी हमने किसको चुना है भाई साहब? तो ये तराजू है देखो. ठीक है, तो ये कार्बन एटम को चुना है, कार्बन एटम को चुना है. 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. ठीक है, अदर रेफरेंस एटम वाज कार्बन एटम विद एक्सपेक्टेड टू ऑफ रिलेटिव मास. इसका कितना है भाई साहब? 12. ठीक है, सो किसी भी एटम का जो मास है, मास ऑफ एन एटम, कोई भी एटम ले लो, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ अ C12 एटम. 1/12 इंटू मास ऑफ अ C12 एटम. सपोजिटली अभी इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मास ऑफ अ C12 एटम कितना है? 12 एटॉमिक मास यूनिट. एंड 1/12 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, सो 1/12 द मास ऑफ अ C12 एटम इज हाउ मच? 1 एटॉमिक मास यूनिट. अगर मैं बोलूं भाई साहब सोडियम का कितना है? 23 एटॉमिक मास यूनिट है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम इज 23 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ C12 एटम. ठीक है, सोडियम इज 23 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ C12 एटम. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? तो मतलब सोडियम कितना टाइम्स भारी है? 23 गुना भारी है. कार्बन एटम से नहीं, कार्बन एटम के 1/12 से वो 23 गुना भारी है. तो सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हेवियर और 23 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम. तो हमने कौन सा रेफरेंस पॉइंट चुना है? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमने चुना है किसको? C12 कार्बन एटम. ठीक है, C12 कार्बन एटम को हमने रेफरेंस पॉइंट चुना हुआ है. ठीक है, वी हैव बेसिकली चोजन C12 कार्बन एटम को एज अ रेफरेंस पॉइंट. और उसका 1/12 होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी 1/12. So other reference atom used was carbon with accepted relative atomic mass. So presently unified mass, that is mu, जिसको हम बोलते हैं atomic mass unit, has now been accepted as the new unit of atomic mass, and 1 atomic mass unit is equal to 1.66. इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है. अब 1.66 लिखिए into 10⁻⁻27 kg. ठीक है, 1.66 into 10⁻⁻27 kg एक 1 एटॉमिक मास यूनिट का मास है. ठीक है, डाल्टन्स यूज्ड साइन C फॉर कॉपर. अभी देखो हम
साइंस पे आते हैं, ठीक है। तो एटम के रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग साइंस हैं। तो डाल्टन ने क्या यूज़ किया था, कॉपर के लिए देखो इस तरीके का सी और गोल यूज़ किया था, फिर ऐसे डॉट फॉर हाइड्रोजन यूज़ किया था, जो हमारे लिए इनकन्वीनियंट पड़ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे डाल्टन के टाइम पे उतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और आज की तारीख में भाई साहब 118 से लेकर 119 एलिमेंट्स हो गए। सबको हम साइन के तरीके पे रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, टुडे वी यूज सिंबल्स डिटरमिन बाय IUPAC। अभी ये IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी आपकी चीज़ें हैं, नामकरण वगैरह से लेकर, वो सब कौन डिसाइड करता है, उसका एक रूल है, और उस रूल्स को कौन डिसाइड करता है भाई साहब, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इसका, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली IUPAC। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल्स invented by Berzelius, chemical symbol of an element is either or the first letter of the name of the element or first and second another specific letter of the same name of the element। तो कार्बन भाई साहब क्या है, C। कैल्शियम को हमने देखो Ca लिया हुआ है, कैडमियम को लिया हुआ है Cd, ठीक है। कार्बन को हमने लिया कैपिटल C, कैल्शियम को लिया हमने Ca, कैडमियम को लिया हमने Cd, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल भाई साहब नियॉन हो गया या हीलियम हो गया, ये लोग अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कंबाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि किसी भी एटम में, ठीक है, इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, या हम इसको बोलेंगे भाई साहब इनर्ट, दिस इज नोन एज इनर्ट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे हो गया हीलियम है, हीलियम एक एक्सेप्शन है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन का कितना है भाई साहब 2 and 8, आर्गॉन का कितना है भाई साहब 2 8 8। सो इस तरह से देखोगे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो इन सब को, हीलियम बेसिकली एक एक्सेप्शन है, दीज आर ऑल नोन एज इनर्ट गैसेस। इन सब को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट गैसेस, या क्या बोलेंगे भाई साहब नोबल गैसेस, ठीक है। तो आपके भाई साहब नोबल गैसेस क्या क्या हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सब आपके नोबल गैसेस हैं। दीज आर द 6 नोबल गैसेस एंड ऑल एलिमेंट्स विल डू केमिकल कॉम्बिनेशन। सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी हैं एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स विल डू केमिकल कॉम्बिनेशन टू acquire inert gas configuration, ठीक है। सारे एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू अक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सारे एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन क्या होगी, टू अक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तब तक वो एलिमेंट्स जो है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या तो देंगे या तो शेयर करेंगे, जब तक कि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाता है। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हीलियम का, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितने भी आपके इनर्ट गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था है, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? इज दिस क्लियर पीपल? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही।